नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। केंद्रीय राज्य मंत्री बने उत्तराखंड के अजय टम्टा ने दोबारा मोदी कैबिनेट में शामिल होकर शपथ ली है। केंद्र से लेकर प्रदेश की राजनीति में वो जातीय समीकरण में फिर बैठे, जिसका लाभ उन्हें और प्रदेश को मिला है। मोदी मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले बीजेपी के सांसद अजय टम्टा ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को धन्यवाद दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव में अल्मोड़ा सीट पर हैट्रिक लगाने वाले सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से इंडिया वॉइस संवाददाता सादिक खान ने की खास बातचीत। हमारे साथ मौजूद हैं भारत सरकार में राज्य मंत्री अजय टम्टा जी। मंत्री जी शपथ ली है, क्या मैं सर्वप्रथम तो अपनी संस्कृति और इनका ज्ञान आशीर्वाद ऐसे देखते देश की संस्कृति में काम करने का अवसर और माननीय प्रधानमंत्री ने पूरे सरकार के पूरे देश के जिम्मेदारी आने वाले समय में पिछले 10 साल से मंत्री जी शपथ से पहले प्रधानमंत्री ने चाय पर बुलाया, क्या? नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से की मुलाकात। इस अवसर पर सीएम धामी ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा को बधाई और शुभकामनाएं दी। तो केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अजय टम्टा को दी है बधाई। उत्तराखंड सदन में हुई मुलाकात। नई दिल्ली के उत्तराखंड सदन में सीएम धामी ने गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष शंकर चौधरी से की भेंट। इस दौरान शंकर चौधरी ने सीएम धामी को लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाने पर बधाई दी है। साथ ही सीएम धामी ने उन्हें देवभूमि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद भी भेंट किए। उत्तराखंड में प्रचंड जीत की दी बधाई। सीएम धामी से गुजरात विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष से उत्तराखंड सदन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात। उत्तराखंड की बनी वस्तुएं भी सीएम धामी ने की भेंट। पहाड़ों की रानी मसूरी में एनडीए में तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद मसूरी के बीजेपी कार्यकर्ता पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर जमकर आतिशबाजी की गई और मिठाई बांटकर एक दूसरे को बधाई दी गई। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री द्वारा सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो मसूरी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर एक दूसरे को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने पर बधाई दी गई। इसकी बात है, तीसरी बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज शपथ ली है प्रधानमंत्री पद पर। एनडीए की जीत है, भाजपा की जीत है और इस प्रकार से तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज करना एक वाकई में एक इतिहास रचने की बात है। इतिहास रचा तब जाता है जब विकास कार्य हो, जब जनता के लिए सरकारें अच्छे काम करें, विकास के काम करें, जनता खुश हो। और उसी का परिणाम है कि आज भाजपा की सरकार एनडीए की सरकार के रूप में तीसरी बार बनने जा रही है और ये भारतवर्ष की बहुत ही एक खुशी की बात है। खुशी की लहर है। मसूरी उत्तराखंड पूरे भारतवर्ष में खुशी की लहर है। पहले तो एनडीए को जिस तरह से एनडीए का जो गठबंधन है हमारे केंद्र में, उनके द्वारा जो है तीसरे टर्म में जो है माननीय प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री को सभी कार्यकर्ताओं से जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी मंत्रियों को जो आज शपथ लेंगे निश्चित ही उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और उत्तराखंड के संदर्भ में जिस तरह से पुष्कर धामी जी की सरकार ने और यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं
चाहे मसूरी विधानसभा की बात ले लीजिए, यहाँ पर जो विजय हुई है निश्चित ही उसमें जो है जो क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री हैं उनके द्वारा जिस तरह से जो है दिन रात काम करके और जो भी सुविधाएं और जो भी आवश्यकताएं थी उनको कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराने के बावजूद, इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ के मसूरी के जो विधायक हैं वो यहाँ के स्थानीय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर जीत हुई है। मैं निश्चित मानता हूँ कि ये जो है भारतीय जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर शपथ लेने के बाद बगलामुखी उपासक अमर बालक शास्त्री ने हर की पैड़ी पहुंचकर मां गंगा की पूजा अर्चना करते हुए दूध से अभिषेक किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ लेने की खुशी में हर की पैड़ी पर लड्डू बांटे। मां बगलामुखी शिव शक्तिपीठ दिल्ली से हरिद्वार पहुंचे अमर बालक शास्त्री ने बताया कि वो पिछले 7 जून को हरिद्वार पहुंच गए थे और तभी से दिन रात खास पूजा कर रहे थे, जिससे प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने तक कोई विघ्न न आए। तो बगलामुखी के उपासक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए पूजा अर्चना की थी। लंबे समय से प्रधानमंत्री के शपथ लेने तक कर रहे थे पूजा अर्चना। तस्वीर आप देख पा रहे हैं किस तरह से मां गंगा पर दुग्ध अभिषेक करके पूजा को संपन्न किया और उसके बाद लोगों में मिठाई बांटी। जिस प्रकार से समीकरण बने हुए थे उस प्रकार से देश में बहुत अस्थिरता नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि यादव नीतीश जी या चंद्रबाबू नायडू को किसी तरीके से बहका के अपने साथ मिलाया जा सकता है। और मेरा ये मानना था कि अगर ऐसा हुआ तो देश में काफ़ी अस्थिरता आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 10 साल शासन किया है और एक तरफ वो पार्टी हैं जिनके काफ़ी लोग प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो उसमें खतरा ये था कि वो 4 बनेंगे 5 बनेंगे तो देश में बहुत ज़्यादा अस्थिरता आ जाती। तो उस बात को देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए। मैं बगलामुखी का साधक हूँ तो माँ की बहुत कृपा है, तो मुझे ये ऐसा लगा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो मोदी जी के शपथ में या मोदी जी के दोबारा से प्रधानमंत्री बनने में जो विघ्न आ रहा है वो किसी प्रकार से अगर मेरी पूजा प्रार्थना से रुक सकता है तो मैं वो पूजा प्रार्थना करूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ हरिद्वार आ गया, दिन में प्रार्थना किया, रात के 4-4 बजे तक यहाँ प्रार्थना करी है मैंने और ईश्वर की कृपा से, माँ बगलामुखी की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से कल शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। हरिद्वार लोकसभा से हार के बाद कांग्रेस प्रत्याशी रहे वीरेंद्र रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 14 विधानसभा की जनता ने हमें अपना सहयोग दिया है। चुनाव में अपनी बात को जनता के सामने उठाया, लेकिन दुर्भाग्यवश सफलता नहीं मिल पाई। वहीं वीरेंद्र रावत ने बीजेपी के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जीत की बधाई दी। कहा कि जीत हार का फैसला जनता करती है, लेकिन वो क्षेत्र की जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने अपनी घोषणा पत्र की चर्चा करते हुए कहा कि 72 सूत्रीय मांगों के एजेंडे को केंद्र और राज्य सरकार के सामने रखा जाएगा और उन मांगों को पूरा करने के लिए संभव कोशिश की जाएगी। तो वीरेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों के बीच पहुंचकर कहा है कि जनता के मुद्दों से पीछे नहीं हटेंगे और जनता के लिए लगातार आगे भी काम करते रहेंगे। हार के बाद भी जनता के लिए करेंगे काम, वीरेंद्र। मैं जब चुनाव लड़ा तो 72 सूत्रीय मेरे कार्यक्रम थे, एजेंडा था, उसको लेके मैं जनता के बीच में गया, अपनी बात रखी। लेकिन रिजल्ट मैंने उस समय भी कहा था कि अगर मैं लोकसभा में सदस्य चुना गया तो लोकसभा के अंदर जो है इसके लिए संघर्ष करूंगा और अगर दुर्भाग्यवश नहीं हुआ तो सड़क में इसके लिए संघर्ष करूंगा। तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने की, हमारे सीनियर लीडरान इसमें मौजूद रहे, हमारे सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें मैंने वही 72 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कही। और चूँकि अभी हमको विफलता मिली है तो इसके लिए जो है 72 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए संघर्ष करेंगे, सड़क पर लड़ेंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा बढ़ा हुआ है, जिसने सरकार और प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे में 4 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर सामने आई है, जबकि चारधाम यात्रा में अब तक 100 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में 49 मौतों की जानकारी सामने आई है। यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम में 22 और गंगोत्री धाम में 7 यात्रियों की मौत की खबर सामने आई है।
उच्च हिमालय क्षेत्र होने के चलते यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं यात्रा मार्ग पर ज्यादातर मौतें हार्ट अटैक के कारण हो रही हैं। तो जिस तरह से चारधाम यात्रा लगातार चल रही है, लेकिन ऐसे में मौत के आंकड़े को लेकर भी खबरें डराने वाली हैं। करीब 100 लोगों की मौत यात्रा के दौरान अब तक हो चुकी है। खबर हल्द्वानी से है, जहां 13 मई से शुरू हुई आदि कैलाश की यात्रा अब 3 जुलाई को खत्म होने जा रही है। इस साल 15 दलों के 606 लोग आदि कैलाश यात्रा कर रहे हैं। आदि कैलाश यात्रा कराने वाली कुमाऊं मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक विजयनाथ शुक्ला ने बताया कि देश के कई राज्यों से आए श्रद्धालुओं ने इस साल अपनी यात्रा की है और यात्रा बेहद सकुशल और शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण हो रही है। हल्द्वानी के काठगोदाम से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी, जिसमें श्रद्धालुओं ने आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन किए। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने भी यात्रा के लिए बेहतर व्यवस्था की थी, तो वहीं श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह रुकने खाने के साथ स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए थे, जिसका श्रद्धालुओं ने लाभ उठाया। आदि कैलाश यात्रा इस वर्ष की हमारी KMBN के सौजन्य से जो संचालित की जाती है वो 13 मई को शुरू हो चुकी है और अभी तक कुल 393 लोग यात्रा पे जा चुके हैं। कुल 606 लोग यात्रा हेतु रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 15वां दल हमारा अंतिम, जिनको 15 दलों में विभाजित किया गया है, और 15वां और अंतिम दल हमारा जो है 24 जून को प्रस्थान करेगा और जिसको 1 सप्ताह के बाद लौट के आ जाएगा, जिसके पश्चात हमारी यात्रा इस सीजन की समाप्त मानी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के दौरे के पश्चात ये जो यात्रा है काफ़ी बढ़ी है। आप पिछले साल से अगर कंपेयर करेंगे तो पिछले साल 300 प्लस यात्री थे, इस बार 606 अभी तक हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि लगभग दुगने यात्रियों ने इस सीजन में आदि कैलाश यात्रा की है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले हमारे सीजन में जो शीतकालीन के समय होगा वो भी यात्रा काफ़ी अच्छी चले। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तराखंड में विधानसभा के उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। चुनाव आयोग की तरफ से 7 राज्यों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। उत्तराखंड राज्य में भी निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। राज्य में बद्रीनाथ सीट और बैंगलोर सीट पर उपचुनाव होने हैं और इसमें दोनों ही विधानसभा सीटों की जनता आने वाली 10 जुलाई को अपने वोट का प्रयोग करेगी। तो लोकसभा का रण शांत हुआ तो उपचुनाव की रणबेरी बज उठी। राज्य में बद्रीनाथ सीट और मंगलोर सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। बकायदा 10 जुलाई को अपने वोट का इस्तेमाल यहां की आवाम करेगी। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के बाद अब 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी माहौल गरमाने लगा है। राज्य की बद्रीनाथ विधानसभा सीट लोकसभा चुनाव से पहले खाली हुई थी, जिसमें कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ बीजेपी के घर में एंट्री की। तत्कालीन विधायक राजेंद्र भंडारी के बीजेपी में जाते ही ये सीट खाली हो गई थी। वहीं हरिद्वार जिले की मंगलोर विधानसभा सीट बीएसपी विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद खाली हुई थी। अब इन दोनों ही विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसमें 14 जून को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 21 जून को अंतिम तारीख निर्धारित हुई है। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को नतीजे आ जाएंगे। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है इलेक्शंस का, बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। वो है नंबर 4 बद्रीनाथ, ये 4 है, उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का नंबर है। ये है माननीय श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी का रेजिग्नेशन की वजह से खाली हुआ है। और दूसरा है 33 मंगलोर, ये है माननीय श्री सरवत करीम अंसारी जी का मृत्यु होने के पश्चात ये खाली हुआ है। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। बीजेपी की तरफ से उपचुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी होने का दावा किया जा रहा है। बीजेपी के नेता लोकसभा में 5 सीटों पर परचम लहराने से गदगद हैं और दावा कर रहे हैं कि जीत उन्हीं की तय है, जबकि कांग्रेस भी अपने गिरे हुए मनोबल को थामते हुए तैयारी के साथ चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। देखिए, दोनों सीटें अलग अलग हैं। जहां तक बद्रीनाथ वाली सीट है उसको हम कई बार जीते हैं। अभी लोकसभा में भी हम अच्छे बहुमत से उस सीट को जीते हैं, बार बार हम उस सीट को जीत रहे हैं।
तो हम पूरी तरह आश्वस्त होकर के ये कह सकते हैं कि वो सीट भारतीय जनता पार्टी एक अच्छे मत से जीतेगी। जहां तक मैंगलोर सीट का सवाल है, तो मैंगलोर की सीट वास्तव में हम जीते तो नहीं है, जब से राज्य बना है तब से वो सीट जो है आगे पीछे होती आ रही है। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा मत प्रतिशत उस सीट पर बहुत ज्यादा बढ़ा है धीरे धीरे, और आज जो ये लोकसभा का चुनाव हुआ लगभग 22,000 वोट भारतीय जनता पार्टी को मैंगलोर की सीट पर पड़े हैं। हम तो लगातार मुलाकात कर रहे थे, यहाँ मुख्य निर्वाचन आयोग से भी हमने मुलाकात करी कि जो गतिमान चुनाव हैं 7 चरणों के लोकसभा के, उसी के अंदर मंगलौर और विधानसभा बद्रीनाथ विधानसभा को भी समायोजन करने का कष्ट करें, लेकिन दिक्कत उसमें मंगलौर में वो मामला सब जुडिस था और बद्रीनाथ को खाली हुए कुछ ही टाइम हुआ था। लेकिन इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि कोई छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, हम दोनों सीट बड़े मार्जिन से जीतेंगे, क्योंकि हमने देखा 2022 का जो विधानसभा चुनाव था उसको बहुत कम मार्जिन से हारे थे भाई काजी निजामुद्दीन, और इस वक्त तो उनकी लोकप्रियता में और भी इजाफा हुआ है। मंगलौर की जनता उन्हें बहुत पसंद करती है। उत्तराखंड में चुनाव भले ही लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच ही नजर आता है। ऐसे में अब उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही उपचुनाव का घमासान भी शुरू हो गया है। अबे कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। राज्य की बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। दोनों ही विधानसभाओं में 10 जुलाई को मतदान तो 13 जुलाई को मतगणना होनी है, जिस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभय कैथुरा। उत्तराखंड की 2 विधानसभाएं जो रिक्त है, बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर विधानसभा, दोनों ही विधानसभाओं में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरा चुनावी कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, यानी पूरे चमोली जनपद और हरिद्वार जिला दोनों जगहों पर आज से चुनाव की जो आचार संहिता वो लागू हो चुकी है और 14 जून से नामांकन की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि यहाँ पर है और 26 जून से नाम वापसी का तारीख यहाँ पर रखी गई है। ये कहा जा सकता है कि 10 जुलाई को, जब 10 जुलाई को आएगी वहाँ मतदान होगा इन दोनों विधानसभाओं में, और 13 जुलाई को मतगणना होगी। दोनों ही विधानसभा क्षेत्रों में कह सकते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस अब अपनी अपनी जो चुनावी तैयारियां उसको पूरा करने का काम यहाँ पर कर रही है। कोशिश यही है कि इन दोनों जगहों पर दोनों ही पार्टियां अपनी जीत हासिल करने की जुगत में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उपचुनाव में बीजेपी का जो चुनावी जो तिलिस्म है वो टूटेगा और कांग्रेस को यहाँ पर विजयश्री मिलेगी, लेकिन बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। कैमरामैन हतुनिया साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। हल्द्वानी में एक बार फिर से आग लगने की घटना हुई है। इस बार थाना वनभूलपुरा के पास रजाई गद्दे की एक दुकान में भीषण आग लग गई, जहां वनभूलपुरा थाना पुलिस ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल किसी भी तरह से जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस ने आग से बचाव के लिए ट्रैफिक को रोका। हालात सामान्य होते ही ट्रैफिक को खोल दिया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, भीषण आग की वजह से नाजुक स्थिति बनी हुई है, जहां पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंचकर लगातार काम करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ट्रैफिक को रोका है। हालात सामान्य होते ही एक बार फिर से ट्रैफिक को सुचारू रूप से बहाल किया जाएगा। खबर रुड़की से है, जहां सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में सड़क किनारे अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची शव की पुलिस शिनाख्त करने की कोशिशों में लगी हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ ही साथ पुलिस ने मामले की जांच की शुरुआत कर दी है। तो रुड़की में अज्ञात शव मिलने से मची हलचल, सड़क किनारे पड़ा मिला शव, जिसके बाद मामले की जांच में जुटी है पुलिस। खबर कोटद्वार से है, जहां पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। बता दें कि इस वक्त पूरे देश में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। ऐसे में लोग गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और नदियों में नहाने के लिए उतर रहे हैं। तो वहीं आए दिन नदी में डूबने के मामले भी सामने आ रहे हैं, जिसके चलते पुलिस ने नदियों में नहाने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही एसडीआरएफ और पुलिस निगरानी बनाए रखी है।
जो भी नदी की तरफ नहाने जा रहा है उसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने से मना किया जा रहा है। इसे लेकर पर्यटकों में थोड़ी मायूसी भी देखी जा रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पर्यटकों ने कोटद्वार पुलिस की सराहना भी की है। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, एसडीआरएफ और पुलिस की टीम निगरानी में लगातार लगी हुई है। गर्मी के मौसम में बढ़ रही डूबने की घटनाओं के चलते पुलिस ने ये कदम उठाया है, जिसकी वजह से पर्यटकों के साथ ही साथ लोगों की जान माल के नुकसान को बचाया जा सके। एक बार आ चुके हैं यहाँ पे और अच्छा लगा, जैसे कि यहाँ पे टीम खड़ी है एसडीआरएफ की, लोगों को जाने गई नदियों में सही है, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। और यहाँ पे उसकी रोड थोड़ी वैसे खराब सी हो रही है और बाकी अच्छी व्यवस्था है उत्तराखंड सरकार की। 2-3 हफ्तों से संडे को मतलब किसी न किसी की एक्सपायर होने की सूचना मिलती थी और अब यहाँ पे कुछ भी मतलब 2-3 हफ्तों से कुछ भी ऐसा सुनने में नहीं आ रहा है। बहुत ही अच्छे मतलब इनकी कार्रवाई हो रही है इस उसमें। और जी हम पौड़ी गढ़वाल पुलिस की सराहनीय करते हैं। बराबर चेतावनी भी दी जा रही है, मतलब हर 5 मिनट में चेतावनी दी जा रही है कि कोई नदी की तरफ ना। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश में गर्मी के बीच मौसम अचानक करवट ले रहा है। कभी बारिश कभी आंधी देखने को मिल रही है, तो वहीं चार धाम यात्रा के दौरान भी मौसम को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। बता दें कि मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मौसम बदलने से बारिश और आंधी जैसी एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो वहीं अगर यात्री अपने पड़ाव पर हैं, थंडर स्टॉर्म जैसी एक्टिविटी होती है, तब जरूरी है कि वहीं कुछ समय के लिए ठहर जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अचानक हुई बारिश से गाड़ गधेरों पर पानी बढ़ने की वजह से उनके नजदीक ज्यादा समय ना रहें। साथ ही यात्रियों को लेकर कहा गया कि मौसम अपडेट लगातार लेते रहें। फोरकास्ट और नावकास्ट पर विशेष ध्यान दें, जो कि मोबाइल पर भी उपलब्ध है, जिससे आपकी यात्रा सुरक्षित बनी रहे। तो बदलते मौसम को लेकर मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी करी गई है। उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए सावधानी के साथ ही साथ कई जानकारियां दी गई हैं, जिसकी वजह से उनकी यात्रा सुगम हो और किसी प्रकार की कोई हानि सुरक्षा के मद्देनजर ना झेलनी पड़े। देखें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी काफी इंटेंस भी बीच बीच में मिल जाती है, तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर बारिश जो विद इन आवर जो है हिल्स में वो मिल जाती है। तो जब इतनी बारिश कहीं पे मिलेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत बिल्कुल करती है, ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना। तो जो भी चारधाम लोकेशंस पे जा रहे हैं यात्री हैं या और भी जैसे ट्रैकर वगैरह जा रहे हैं, ट्रैकिंग में जाते हैं लोग जो है, तो उनको ये चीज का ध्यान रखना कि एक तो मौसम की जानकारी लेते रहें, जो भी उनके पास साधन है। आज तो मैं समझता हूँ कि मोबाइल में ये सब चीजें अवेलेबल है और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जगह जगह जो डिस्प्ले सिस्टम भी लगाए, तो उसमें देखेंगे क्या फोरकास्ट वगैरह दी गई है। और चारधाम लोकेशन के लिए हम पूरी डिटेल फोरकास्ट देते हैं 5 से 7 दिन तक की, तो वो चीजें देखते रहें। दूसरा चीज है कि जब थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कहीं पर हो रही है तो आप थोड़ी देर इंतजार करें और देखें कि जो है सेफ जगह पे इंतजार करें और देखें कि जो एक्टिविटी है उसको खत्म होने नहीं दीजिए। ये जो एक्टिविटीज आजकल 1 से 2 घंटा किसी लोकेशन पे मैक्सिमम चलती है, उसके बाद खत्म हो जाती है, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो प्रिकॉशन हमने बोला है, बार बार हम बोलते हैं इस चीज को, कि जो गार्ड गधेरे हैं या जो है बरसाती नाले उसके आसपास या वहां पर खड़े ना हो, क्योंकि तेज थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से हो सकता है कि बहुत तेज बारिश आगे कहीं गिर रही हो और एकदम जो जलस्तर जो है गार्ड गधेरों में या बरसाती नाले में बढ़ सकता है। देखें जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का खबर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव धर्मपुर से है, जहां ग्रामीणों ने धर्मपुर गुल्लर गोजी मार्ग पर खुली सरकारी देशी शराब की दुकान खुलने को लेकर विरोध किया है। बता दें कि जसपुर के गांव धर्मपुर में गुल्लर गोजी मार्ग पर सरकारी देशी शराब की दुकानें खोली गई हैं, जिसको लेकर आज धर्मपुर गांव के ग्रामीणों ने सरकारी शराब की दुकान का विरोध किया। ग्रामीण महिलाओं की माने तो क्षेत्र में शराब की दुकान खुलने से यहां का माहौल खराब हो रहा है। आदमी यहां शराब पीकर घर में जाकर मार पिटाई की घटना को अंजाम देते हैं और घरों का सामान बेचते हैं, तो वहीं खेतों में महिलाएं काम करने जाती हैं। अगर कोई छेड़छाड़ करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? महिलाओं की मांग है कि यहां से शराब की दुकान को हटाया जाए। खबर हरिद्वार से है, जहां सुमन नगर चौकी क्षेत्र में अवैध खनन जारी है। बता दें कि हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली के अंतर्गत
सुमन नगर चौकी क्षेत्र में लगातार अवैध खनन हो रहा है। खनन माफिया दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक खनन कर रहे हैं, जिससे प्रशासन की कार्यक्षमता पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही अवैध खनन को रोकने में पुलिस प्रशासन अब तक नाकाम रहा है। खनन माफिया लाखों की चांदी काट रहे हैं और क्षेत्र की प्राकृतिक संपदा को खराब कर रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफिया बेखौफ होकर अपना काम कर रहे हैं, जबकि पुलिस प्रशासन इस अवैध गतिविधि को रोकने में असफल साबित हो रहा है। तो अवैध खनन को लेकर प्रशासन पर उठ रहे हैं सवाल। लगातार प्रशासन को सुस्त करार दिया गया है। प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा है अवैध खनन का धंधा। बैंगलोर में लिफ्ट लेने के बहाने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। बैंगलोर कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात स्वप्न किशोर ने बताया कि पकड़े गए बदमाश राहगीरों से लिफ्ट मांगने के बहाने तमंचे की नोक पर लूटपाट की घटना को अंजाम दे रहे थे। बीते दिनों मंगलवार को तमंचे की नोक पर कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसके बाद डिलीवरी बॉय से भी तमंचे से फायर कर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। लिफ्ट मांगने के बहाने राहगीरों से हो रही लगातार लूटपाट की घटना पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने टीम गठित कर लूटपाट गिरोह का भंडाफोड़ किया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। भगवानपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर सलमान नामक एक व्यक्ति को लिफ्ट लेने के बहाने एक व्यक्ति ने रोका और उसके अन्य साथियों के द्वारा सामूहिक रूप से उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया। उसी दिन आसफ नगर के निकट दीपक नामक एक डिलीवरी बॉय के साथ भी मोबाइल फोन लूट की घटना को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। इस संबंध में एसएसपी हरिद्वार के सर के द्वारा गहरी अप्रसन्नता प्रकट करते हुए तत्काल पुलिस टीमें गठित कर उक्त घटनाओं के अनावरण के निर्देश दिए गए थे, जिनके अनुपालन में 4 टीमों का गठन किया गया और उक्त घटनाओं के अनावरण हेतु लगातार सीसीटीवी कैमरे, मैनुअल पुलिसिंग और आपसी समन्वय का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उक्त घटना में शामिल 2 अभियुक्तों आस मोहम्मद उर्फ आसू पुत्र इफ्तिकार और सलमान उर्फ लाला पुत्र सलाम निवासी पार्ली गुज्जर कोतवाली गंग नहर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। उनके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद किए गए। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।